मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है जिसमें मैंने पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से कराने की कोशिश की है। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा भी ठीक से पढ़ा हुआ है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। CHSL मींस 2024 में इससे सवाल पूछा गया और RRB NTPC 2019 में लगातार इस पे सवाल पूछे गए हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट समझ के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। देखिए यार, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2019 में मेरे बच्चे अगर हम बात करें तो 2019 में NTPC ग्रेजुएट लेवल पे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा था। एवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसका आया। ये कहानी है 2019 NTPC ग्रेजुएट लेवल के हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ था मेरे बच्चे। वहीं इत्तेफाक ये हुआ कि CHSL 2024 का जब बच्चे मेंस देने गए तो वहां भी एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूछ लिया। देखिए यार, वैसे देखे तो हमारे सिलेबस में बहुत डायरेक्ट रूप से तो ये नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट रूप से छिपा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और हमें कर लेना चाहिए। खासकर वो बच्चे जो CGL और CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। हाँ, मैं ये बात भी मानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि जिन बच्चों ने इनवर्स नहीं पढ़ा होगा, 11th क्लास में मैथ नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मुश्किल का हल बनाया जाए और बहुत आसान भाषा में मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। बस एक ही चीज की जरूरत है, अपने दिमाग से शब्द को हटाइएगा, अरे यार इसको पढ़ना रहने ही दें तो क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर आप वो एटीट्यूड अपना लेंगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप कोशिश करिए कि हर हाल में मुझे समझना है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मान लीजिए CGL मेंस आप देने लग रहे हैं और उसमें से 30 में से 28 सवाल आसान आ गए और 2 सवाल जो आए उनमें से एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए और एक कोई प्रोबेबिलिटी या स्टैट्स का ठीक सा पूछ ले, तो आप इस बात से बखूबी समझदार हैं कि जो सिलेक्शन है वो इन 2 क्वेश्चन पे बहुत कुछ निर्भर करेगा और लाखों बच्चे इन 2 क्वेश्चन की वजह से मेरिट से हाथ धो बैठेंगे। तो सिंसियर होके आराम से तबीयत से इसे पढ़ने की कोशिश करिए। इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। कोशिश करेंगे तो हर चीज आसान होगी। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार आप मुझे ना साइन एक्स का ग्राफ बना के बताओ या साइन थीटा का ग्राफ बना के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर हम साइन थीटा में थीटा की वैल्यू रखते हैं, कभी 0 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60, 90, 180 ऐसे वैल्यू रखेंगे और जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे से कुछ बनता दिखाई देगा सर आपको। ये वाली लाइन हमारी y एक्सेस हो जाएगी सर और ये वाली जो लाइन है ये हमारी x एक्सेस हो जाएगी। ठीक है सर। दूसरा जो ग्राफ बनता दिखेगा ना आपको वो ऐसे दिखाई देगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 और इस तरह से मूव ऑन होता दिखाई देगा। हाँ सर। और साइन में खास बात क्या रहती है कि साइन के ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है ना सर वो रहती है 1। साइन का ग्राफ कहीं पे भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब साइन का ग्राफ कहीं पे भी मेरे बच्चे 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं आएगा। कहाँ है नाराज हो रहे हो भैया, बनाओगे ठीक से तो 1 और -1 के बीच में ही लाई करता रहेगा। यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू होती है मेरे बच्चे -1, हमेशा इसी के बीच में रहता है। तो मेरे बच्चे ये वाली जो वैल्यू रहती है दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, और जो x एक्सिस वाली वैल्यू रहती है ना, एक्सिस एक्सिस वाली वैल्यू और अच्छे भाषा में कहें तो थीटा का जो मान हुआ, थीटा का मान, यानी क्या क्या हम मान रख सकते हैं, यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। यानी एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू रहती है दिस इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है जी। और जैसे यहां आप थीटा की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। भाई ये +इन्फिनिटी वैल्यू होगी और यहां मेरे बच्चे -इन्फिनिटी वैल्यू होगी। ठीक है जी। और ऐसा करने के बाद जो आउटपुट आता है
जो आउटपुट आता है, यानी जो रिजल्ट आता है, यानी y एक्सेस का मान, y एक्सेस का जो मान आता है, y एक्सेस की जो वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो हमें ये बात पता है कि भाई y एक्सेस की जो वैल्यू अधिकतम मान +1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो इसकी जो रेंज होगी ना, दिस इज +1 to -1, ये इसकी रेंज होगी। अब यहाँ दो डाउट आपके क्रिएट हो सकते हैं सीधा सीधा कि ठीक है सर, हम ये बात समझ गए कि डोमेन जो होता है वो बेसिकली x एक्सेस की वैल्यू होती है और रेंज जो होती है वो थीटा की जो हमने वैल्यू रखी उस रखने के बाद किस रेंज तक चीजें लाई कर रही हैं, मतलब +1 से -1 के बीच में चीजें झूल रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड रेंज। हम ये बात समझ गए। लेकिन यहाँ की ब्रैकेट का निशान कुछ और बना दिया, यहाँ की ब्रैकेट का निशान आपने कुछ और बना दिया, ये क्यों? तो कहानी देखिए ध्यान से। क्या देखो यार, 3 तरीके की ब्रैकेट होती है। एक ओपन ब्रैकेट, जैसे मान लीजिए मैंने यहां रखा 3 और यहां मैंने रख दिया 0। तो इस ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है 0 से लेके 3 के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो सारे उठा लो। या मैंने 0 की जगह मान लेते हैं -1 रख दिया। मतलब यहां ओपन ब्रैकेट में ना तो 3 शामिल होगा ना -1 शामिल होगा, मतलब 2 शामिल होगा, 1 शामिल होगा, 0 शामिल होगा, ना तो 3 शामिल होगा ना -1 शामिल। ये ओपन ब्रैकेट रहती है। इसके बाद आती है बंद मुंह की ब्रैकेट। तो अगर मैं यहाँ 3 और -1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मैं 3 भी लूंगा, 2 भी लूंगा, 1 भी लूंगा, 0 भी लूंगा, -1 भी लूंगा। ये होती है मेरे बच्चे क्लोज ब्रैकेट, इसे हम कहते हैं बंद मुंह की ब्रैकेट। ठीक है जी। और तीसरी होती है बंदर ब्रैकेट है, जिसे हम करली ब्रैकेट कहते हैं। अगर मैं यहां लिख रहा हूं 3 और -1 तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है, अगर मैं करली ब्रैकेट लिख रहा हूं तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि इसके अंदर केवल और केवल 2 ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट का नाम 3 और एक -1, बीच बीच का कोई झंझट नहीं है। तो 3 ही तरीके की ब्रैकेट होती, तीनों ब्रैकेट को क्लियर करिए। ओपन ब्रैकेट में दोनों चीजें शामिल नहीं होती, बीच का सिस्टम होता है। क्लोज ब्रैकेट में दोनों चीजें शामिल होती है और उनके बीच का भी। और करली ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिखा रहता है केवल उसी एलिमेंट से मतलब होता है, उनके बीच बीच से कोई मतलब नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने कहानी आपको बताई साइन थीटा पे कि भाई अगर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाते हैं, जैसे साइन का ही हमने ग्राफ बनाया, तो उसमें जो उसका डोमेन होता है वो -∞ टू +∞ होता है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो +1 से -1 रहती है। लेकिन वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिखा y = sin थीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं इस साइन को इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स y = थीटा, साइन इनवर्स y = थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो मेरे बच्चे, y = साइन थीटा, इसकी तो हमने अभी अभी पढ़ी कि भैया इसका डोमेन जो होगा वो बेसिकली x एक्सेस वाली वैल्यू होगी, यानी -∞ से +∞, और रेंज जो होगी ये y एक्सेस वाली वैल्यू होगी, एंड दिस इज +1 to -1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसके डोमेन और रेंज हो। ये तो था नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा इधर उधर घुमा लूं और रंग भी बदल देता हूं, साइन को इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y = थीटा। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि डोमेन जो होता है, इसे पीछे वाली फिगर में, कि डोमेन जो होता है वो बेसिकली साइन में जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी साइन के साथ जो एंगल लिखा है उसकी जो वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड डोमेन, है ना। लेकिन यहां कहानी क्या होगी, यहां इनवर्स में अब हम वैल्यू किसकी पुट करने लग रहे हैं, y की वैल्यू पुट करने लग रहे हैं। तो जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज था वो इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, वो इनवर्स में उल्टा हो जाएगा। यहां मेरे प्यारे बच्चों जो डोमेन होगा ना,
वो हो जाएगा +1 से -1, और जो रेंज आई +∞। देखोगे तो वही बात है भाई, y = sin थीटा हम रखने लग रहे थे, तो जो sin थीटा की वैल्यू कुल मिला के कैलकुलेट होके आ रही थी वही तो रेंज थी, है ना। तो यहां पे ये y जो था उसकी जो वैल्यू थी वही यहां डोमेन बन गई, क्योंकि हमें यहां इसकी वैल्यू रखनी थी, और यहां जो हम थीटा की वैल्यू पुट कर रहे थे जो डोमेन था वो मेरे बच्चे इसकी बन गई रेंज। तो कहने का मतलब इनवर्स में जो डोमेन था वो रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। लेकिन जब आप इसको किसी बुक वगैरह में देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है ना, आपको कोई फंक्शन लिख देगा ऐसे साइन इनवर्स x और आपसे पूछ लेगा यार इसकी रेंज बताइए क्या होगी, और आप बताएंगे जी -∞ से +∞, तो पेपर में नंबर देगा 0, नंबर दे देगा 0। आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो सर, आपने ही तो बताया ऊपर रेंज ही होती। हाँ मेरे बच्चे, मैंने ही बताया और मैं ही बता रहा हूँ ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसका सही में जो आंसर होता है एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो इसकी रेंज जो दिखाएगा वो -π/2 से +π/2 इसकी रेंज रहती है। ये मेरे बच्चे इसकी रेंज रहती है, जबकि मैं दिखाने लग रहा हूँ -∞ से +∞ कोई भी वैल्यू। तो इसके पीछे की कारण क्या है? देखो यार, जब हम चीजों को इन्वर्स करते हैं ना, तो इन्वर्स करते हो तो अर्थ एक ही आना चाहिए। अगर वो अर्थ का अनर्थ हो जाए तो फिर वो इन्वर्स नहीं होगा। कैसे? जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई sin 30 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, आप कहेंगे जी 1/2। 1/2। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक बताया आपने भाई, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को पलट के पूछ लूं ऐसे कि यार 1/2 जो है वो साइन में किस एंगल के बराबर हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि सर साइन 30 डिग्री के मान के बराबर हो सकता है। मैं इन्वर्स ही कर रहा हूं किस्म से, इससे उल्टा जा रहा हूं। तो किसी बच्चे ने कहा साइन 30 डिग्री। एक और कोई विद्वान बच्चा था मेरे जैसा, उसने कहा कि क्यों बकवास कर रहे हो सर, साइन 150 भी तो हो सकता है। हाँ यार हो तो ये भी सकता है, क्योंकि साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी साइन 180 माइनस थीटा करोगे साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू वही 1/2 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कोई और विद्वान बैठा था, उसने भी गाना गा दिया, सर क्या बात कर रहे हो, साइन 390 लो, इसका मान भी 1/2 ही आएगा। तो फिर गणितज्ञों ने सोचा कि यार हम साइन 30 डिग्री से 1/2 पे आए ये तो जस्टिफाई होता है, लेकिन अगर हम 1/2 से वापसी आना चाहते हैं तो हम बच्चों के जवाब नहीं दे पाएंगे कौन सही कौन गलत, क्योंकि सभी सही आ गए इस हिसाब से। तो साइन 30 का मान भी 1/2, 150 का भी, साइन 390 का भी मान 1/2 ही है। फिर क्या किया गणितज्ञों ने? कुछ कंडीशनें जोड़ी। क्या कंडीशनें जोड़ी? ऐसी कंडीशन जोड़ी जिससे इन्वर्स करते वक्त चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन ना बने, इन्वर्स करते वक्त कॉन्ट्राडिक्शन ना बने। तो उन्होंने एक परिभाषा दी, fx is inversible only and only when fx is, दो कंडीशन दी इन्होंने, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, fx must be 1/1 और सेकंड है fx must be onto। 1/1 को मेरे बच्चे हिंदी में बोलते हैं 1/1 को a क्या की फलन। भाई जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ना। और मेरे बच्चे onto को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं आच्छादक। आच्छादक मैं भी देख के लिख रहा हूँ, आच्छादक। और देखो यार इसके हिंदी में है ना, याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इंग्लिश में ही सिंपल है और इंग्लिश में ही याद करिएगा।
वही काम करेगा 1 to 1 और ऑन टू। देखो यार 1 to 1 को ना हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज इंजेक्टिव, और इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो आपने एक चीज देखी कि जो जेक्टिव है 2 बार आ गया, जेक्टिव 2 बार आ गया, और 2 बार आ गया तो इसे हम बाई बोलते हैं। तो यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम उन्हीं फंक्शन का कर सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अब मेन कहानी ये है कि ये इन और सर का मतलब क्या है, मतलब ऑन टू का क्या मतलब होता है और 1 to 1 का क्या मतलब होता है। मेन लड़ाई अब हमारी इसी चीज पे चलेगी कि व्हाट इज ऑन टू एंड व्हाट इज 1 to 1। तो सबसे पहले 1 1 समझाता हूं मेरे बच्चे। देखिए यार 1 1 का मतलब होता है कि जब दो लोगों की सेम इमेज या दो से ज्यादा चीजों की सेम इमेज ना बने। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि साइन 30 डिग्री, आपने कहा जी 1/2। मैंने कहा जी साइन 150 डिग्री, तो आपने कहा जी फिर 1/2। मैंने कहा जी साइन 390 डिग्री, आपने कहा जी फिर से 1/2। तो आपने यह चीज एक नोटिस की कि ये 1 to 1 नहीं है या 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सेम इमेज बन जा रही है, जबकि 1 to 1 या 1 1 का एक बेसिक फीचर यही है कि इसमें सेम इमेज नहीं बननी चाहिए, तभी वो 1 to 1 होगा। यानी जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे या जब भी हम ये कहेंगे कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करने के लिए वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव में सबसे पहली कंडीशन ये है कि 1 1 होना चाहिए। अब बात करते हैं हम ऑन टू के ऊपर कि भाई ऑन टू क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, ये कोई मतलब आप कोई फंक्शन कह सकते हैं। समझने के लिए एक बेसिक तरीके से समझाता हूं। और मान लीजिए मैं यहां आपको दो चीजें बना देता हूं, ये बना देता हूं मेरे बच्चे थीटा, और ये बना देता हूं मैं वाई। अब मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूं, 10 डिग्री रखूं, 20 डिग्री रखूं, 30 रखूं, 40 रखूं, 50 रखूं, कुछ भी रखूं, या 1 रखूं, -1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, कुछ भी रखता चला जाता हूं। और यही वैल्यू मैं यहां पे भी रख लेता हूं, 3 2 -1 0 10 ये वो फलाना दिख रहा है ऐसे करके। तो मुझे ये बताना कि साइन भाई थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 0 आ जाएगा, 10 रखेंगे तो भी कोई वैल्यू आएगी, 20 रखेंगे तो भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 30 रखेंगे तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यानी इसके अंदर सारी वैल्यू आएंगी। लेकिन जैसे मान लीजिए हम -2 लिखा हुआ है, तो हम साइन की कुछ भी वैल्यू रख लेंगे तो 2 कभी भी नहीं आ पाएगा, 3 कभी भी नहीं आ पाएगा। यहां हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, जैसे 2 3 4 5 रख रहे हैं, तो साइन में कभी भी 5 वैल्यू कभी भी नहीं आ पाएगी। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें क्या रह जाएंगी, खाली छूट जाएंगी। और ऑन टू फंक्शन के लिए जरूरी है कि कुछ भी खाली ना छूटे। तो इसका मतलब ये मेरे बच्चे ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इन ये सारी चीजें फंक्शन की हैं, आप वहां समझेंगे होगा जिन्होंने फंक्शन पढ़ा होगा, या मैं बिल्कुल ऐसी चीजें लेने की कोशिश कर रहा हूं जो हर एक लेमैन भी समझ पाए जिसने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हो। तो 1 1 और 1 2 मैंने हल्का हल्का आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है। और कोई भी चीज इनवर्स तभी हो पाएगी जब उसके अंदर ये चीजें शामिल हो, तभी वो मेरे बच्चे इन्वर्सिबल हो पाएगा। अब मेरे बच्चे मैं आपको इसका प्रॉपर ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आइए यहाँ पे, तो देखिए मेरे बच्चे, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ग्राफ समझाया, y इक्वल टू साइन एक्स, ये प्रॉपर आपको बना के दिखा दिया। ये 90 डिग्री हुआ है ना, π/2, ये -π/2 हुआ। अब कहानी को समझना। अगर मेरे बच्चे नॉर्मल ग्राफ में मैं आपसे डोमेन पूछ रहा था, तो आपने मुझे बता दिया कि डोमेन होगा सर -∞ से +∞। भाई डोमेन के लिए बताया कि जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू रख रहे हो वो डोमेन कहलाती है, और एक्स एक्सिस पे आप ये बहुत सारी एंगल वैल्यू रख रहे हैं। अगर मेरे बच्चे हम रेंज की बात करें, तो रेंज का मतलब था कि आप कहां से कहां तक वैल्यू इसमें कुल मिला के आएगी। तो वो बताया कि यार +1 से लेके -1 के बीच में ही वैल्यू सारी जगह घूमेगी, तो +1 से -1। अब मेरे बच्चे मैं इसका इन्वर्स करना चाह रहा हूं, तो भैया साइन इधर आ जाएगा, तो ये साइन इनवर्स y इक्वल टू x। अब मेरे बच्चे इनवर्स वाले के लिए जो नॉर्मल के लिए डोमेन था ना, वो इनवर्स के लिए रेंज हो जाएगा।
तो इनवर्स के लिए हो जाएगा रेंज, ये भी पीछे बता के आऊं, तो इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से +∞ होगी, और इसका डोमेन जो होगा वो मेरे बच्चे +1 से -1 होगा। इनवर्स में उल्टा हो जाता है। अब यहां से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सही मायने में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए यार, हमने अभी एक बात समझी कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए जरूरी है कि एक तो 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए, 1 to 1 हो। अगर वो 1 to 1 नहीं है तो इन्वर्सिबल नहीं होगा। जैसे भाई -∞ से +∞ है, तो सेम इमेज बन रही है साइन 30 डिग्री भी और साइन 150 डिग्री भी, दोनों की इमेज सेम बनेगी, दोनों ही 150 डिग्री देंगे लाके, ना सॉरी, दोनों ही आंसर 1/2 लाके देंगे। तो -∞ से +∞ तक तो इन्वर्सिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम इमेज बन रही। इसी बात को थोड़ा और अच्छे लहजे में समझाता हूं। मान लीजिए यार मैंने कोई लाइन खींची, यहां पे मैंने कोई लाइन खींची, लेट्स से ये कोई लाइन है, मैंने यहां लाइन खींची। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन कितनी जगह टकरा रही है, यहां पे भी 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 टकरा रही है। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन की कई पॉइंटों पे इमेज सेम दिखाई दे रही है। यानी जो मान लीजिए यहाँ साइन 30 पे वैल्यू आ रही होगी, वही यहाँ साइन 150 पे वैल्यू आ रही होगी, वही यहाँ साइन 390 पे वैल्यू आ रही होगी, ऐसे ही ये माइनस में जा रही होगी। तो हमें इन्वर्स करने के लिए जरूरी है कि जो इसकी लाइन बने उसकी इमेज ऐसी हो कि वो कहीं कॉन्ट्राडिक्शन ना करे, यानी सेम इमेज तैयार ना करे। तो मैं क्या करता हूं यार कि भैया इस लाइन को, अबे रुक जा, छोटा कर लेते हैं और बहुत छोटा कर लेते हैं। मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं इसको यहां घुमाऊं, ऊपर से नीचे कहीं पे भी घुमाता हूं, तो ये इस लाइन को एक ही पॉइंट पे काटेगी या 2 पॉइंट पे काटेगी? तो आप कहेंगे ये अब इस लाइन को केवल एक ही पॉइंट पे काटेगी, 2 पॉइंट पे नहीं काट रही। और वो एक पॉइंट कौन से पे काट रही, यानी देखना ध्यान से, यहां से लेके यहां तक अगर मैं आता हूं तो ये वाली जो लाइन है, यानी -90 से लेके +90 के बीच में अगर मैं इस लाइन को घुमाता हूं, -90 से लेके अगर +90 के बीच में मेरे भाई इस लाइन को अगर मेरे बच्चों में घुमाता हूं ना, तो आप देखेंगे ये कहीं पे भी मतलब कोई दूसरी इमेज नहीं बनाएगी। यानी इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे काटेगी, यहां से लेके यहां के बीच में हर हाल में एक ही पॉइंट पे काटेगी। जैसे यहां पे तो इसने एक ही पॉइंट पे यहां काटा, और ये दूसरी कोई इमेज इसकी नहीं बनाएगी। तो मेरे बच्चे, हमें इन्वर्स करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो रेंज हो वो ऐसी हो जिसके अंदर वो 1 to 1 बनी रहे। तो आप देखेंगे कि +π/2 वाली जो लाइन है यहां से लेके और -π/2 के बीच में इस लाइन को खींचोगे, कहीं पे भी ले जाओगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी और हर एंगल पे एक डिफरेंट इमेज लाके दे देगी। इसलिए मेरे बच्चे इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 रखी जाती है। अब आप मुझे एक सवाल कहेंगे कि सर हमने मान ली कि कहानी ये है, अब मुझे ये बताओ कि आपने ये भी तो कहा था कि भैया ये 1 तो नहीं होना चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन ऑन टू का भी तो कहा था। हाँ, ऑन टू का भी कहा था। ध्यान से देखना, अगर मेरे बच्चे में यहां से कोई भी एंगल रखूंगा, जैसे 0 रखूंगा तो 0 को कर रहा है, अगर मैं 10 रख रहा हूं तो भी यहां कोई ना कोई वैल्यू वो फिल करेगा, 20 रखूंगा तो भी कोई ना कोई वैल्यू होगा, 30 रखूंगा तब भी, 90 रखूंगा तो भी, ऐसे ही माइनस में जाऊंगा तो भी ये सारी वैल्यूज को फिल कर रहा होगा इस लाइन पे। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं बच रहा होगा इस लाइन पे। जैसे इसको थोड़ा और बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मान लीजिए कोई पॉइंट है और ये पॉइंट इस रेंज में आ ही नहीं रहा, यहां से लेके यहां तक आ ही नहीं रहा, ऐसा है ही नहीं। कोई भी ना कोई एंगल रखोगे तो ये यहां कट करेगा ही करेगा। जो यहां समझाया था कि हर पॉइंट कहीं ना कहीं इसमें काटेगा और एक ही बार काटेगा। तो मेरे बच्चे, ये जो फंक्शन हो गया ये 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, इसलिए ये इन्वर्सिबल हो गया। तो साइन इनवर्स का जो फंक्शन होगा उसका डोमेन तो होगा +1 से -1, और रेंज जो रहेगी वो मेरे बच्चे -π/2 से +π/2, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एंगल अगर आप थीटा की वैल्यू रखेंगे तो वहां पे सेम आंसर कभी भी नहीं लाके देगा। अगली बात फिर से समझाता हूं कि जैसे हम मान लीजिए निकाल रहे हैं साइन इनवर्स x = थीटा,
और मान लेते हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया और मैं नहीं समझ पाया कि इसकी इमेज क्या है, रेंज क्या है, तो आप सीधा सीधा साइन इनवर्स वाले लीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। अब तो बहुत क्लियर कट हो गई ये चीज भाई, अब तो इसमें बहुत ज्यादा डाउट नहीं बचा, अब तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन फंक्शन हो गया। थीटा की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट रख सकते हैं। तो ये हो गई मेरे बच्चे हमारा डोमेन। लेकिन इनवर्स में ये क्या हो जाएगा, रेंज। यानी नॉर्मल फंक्शन करके आप डोमेन रेंज निकाल दो, इनवर्स में वही चीज पलट जाएगी। जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा और जो रेंज होगी वो डोमेन हो जाएगा। अब आते हैं मेरे बच्चे हम कोस एक्स के ग्राफ पे। तो देखो यार, अगर मैं सिंपल रखता हूं y इक्वल टू कोस एक्स, तो मेरे बच्चे इसका जो डोमेन होगा, तो आप कहोगे जी डोमेन तो वही रह जाएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें क्या दो रहा है, नॉर्मल ग्राफ होगा। और रेंज जो रहेगी सर, इसकी भी सेम रहेगी, +1 से -1 के बीच में कैरी करेगा ये। यानी इसका ग्राफ भी जो रहेगा ना, वो हमेशा इन दोनों लाइनों के बीच में ही रहेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमें देखना है क्या, कि भैया अगर हम इसका इनवर्स कर देते हैं, यानी कोस इनवर्स y इक्वल टू x है, अगर हम इनवर्स वाले की डोमेन और रेंज निकालना चाह रहे हैं, तो मेरे बच्चे जो नॉर्मल की डोमेन था वो इसका रेंज बन जाएगा, और जो नॉर्मल का रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा। तो इनवर्स वाले में डोमेन जो होगा वो होगा +1 से लेके -1, और जो रेंज होगी वो हो जाएगी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। लेकिन सेम ही दिक्कत इसमें भी क्रिएट होगी, और वो दिक्कत ये कि भैया सेम इमेज नहीं बननी चाहिए, यानी 1 to 1 और ऑन टू, वो दोनों कहानियां नहीं होनी चाहिए। इसमें भी तो सेम ही कहानी है ना, आप देख के देखो ना। मैं कहता हूं कि यार मुझे कोस जीरो की, यहां बनाता हूं, कोस जीरो की वैल्यू बताइए। आप कहेंगे कोस जीरो की वैल्यू 1 आई, बिल्कुल ठीक है जी। किसी भाई को दिक्कत है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 1। मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे कोस 360 डिग्री की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू भी 1 आई। तो आप कहेंगे यार ये तो सेम इमेज बन गई, ये तो सेम इमेज बन गई, 0 पे भी वही वैल्यू दे रहा है, 360 डिग्री पे भी वही वैल्यू दे रहा है। तो हमें यहां पे भी कुल मिला के कोई ना कोई एक ऐसी रेंज छांटनी पड़ेगी जहां इस तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, जहां इस तरीके की कोई गड़बड़ मेरे बच्चे ना हो, मतलब 1 to 1 फंक्शन रहे। अब देखो यार ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट रहता है ये रहता है π/2, और ये वाला पॉइंट जो रहता है ये रहता है -π/2। अब देखिए मेरे बच्चे, हमें अब इसकी एग्जैक्ट रेंज निकालनी है जहां गड़बड़ ना हो। जैसे मैंने ये लाइन खींच ली, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां पे इस लाइन को लाता हूं तो आप देख रहे हो कि हर ये 2 पॉइंटों पे काट दे रही, एक यहां पे और एक यहां पे, दो पॉइंटों पे काट रही है। अगर मैं इसकी रेंज -π/2 से +π/2 लेके जाता हूं तो 2 जगह काटने लग रही है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां आप एक ही पॉइंट पे काट सकते हैं, और वो ये 0 से π/2, 0 से पाई के बीच में। अगर मैं लाइन को यहां घुमाता रहता हूं, ध्यान से देखना, और इसको थोड़ा बड़ा करके भी दिखाऊंगा फिर, यानी यहां से लेके और यहां के बीच में जब लाऊंगा, 0 से पाई के बीच में लाऊंगा, तो हर जगह केवल एक ही पॉइंट पे काटेगी ये लाइन, हर जगह एक ही पॉइंट पे लाइन काटेगी। यानी 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी बताता हूं, ये 1 to 1 हो जाएगा, मतलब एक ही जगह पे लाइन काट रही होगी, तो दो इमेज इसकी कहीं पे भी बनेगी ही नहीं, जैसे इस लाइन की यहीं पे बनी। तो पाई से लेके और 0, इनके बीच में ना ये फंक्शन मेरे बच्चे 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी बनेगा। इसलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसकी जो रेंज हो जाती है ना कोस की, और ये मेरे बच्चे ओपन ब्रैकेट है, इसको गड़बड़, तो ये रह जाएगी 0 to पाई, यानी 0 से पाई के बीच में ना यहां कोई गड़बड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, और दोनों चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, 1 to 1 भी और ऑन टू भी। और एक चीज यहां और भी ध्यान रखना, क्या कि 0 से लेके π/2 तक ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है, यानी अब इसके बीच में कोस इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव भी रही होगी और नेगेटिव भी रही होगी। तो पॉजिटिव रहेगी 0 से लेके π/2, ठीक है, और नेगेटिव रही होगी π/2 से लेके कहां तक, पाई तक। तो इन दोनों चीजों को भी याद रखना, और साइन में भी ये चीज ध्यान रखना, कहां गया साइन, हाँ, साइन में भी देखना 0 से लेके मेरे बच्चों और π/2 के बीच में ये सारी वैल्यू पॉजिटिव रही, और 0 से लेके -π/2 में नेगेटिव रही। यानी अगर पॉजिटिव लेना हो तो 0 से π/2
और नेगेटिव जाना हो तो मेरे बच्चे 0 से -π/2 इसके बीच में ये वैल्यू नेगेटिव रही होगी। क्लियर है भाई? अब हम आते हैं मेरे बच्चे 10x पे। तो मैं डोमेन को मारता हूं गोली, अभी सिर्फ रेंज पूछ रहा हूं क्योंकि इसी पे सारा गेम है। तो मुझे बताओ कि 10 की रेंज क्या आई? तो आप कहेंगे कि सर 10 की कोई भी वैल्यू आ सकती है, प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक कोई भी 10 की वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि π/2 जहां जहां होगा ना वहां 10π/2 जो होता है वो इन्फिनाइट होता है या अनडिफाइन होता है, पता है ना। एनसीईआरटी ने π/10 90 डिग्री को अनडिफाइन लिखा हुआ है। तो जब भी आप सवाल करेंगे तो उस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अब इसके इनवर्स में मैं वही सारी चीजें बताऊंगा। ऐसे ही मेरे बच्चे कोर्ट में भी आप आओगे तो सेम कहानी होगी। अब यहां पे आइए सेक और कोसिकेंट पे। ये सेक का मेरे बच्चे, पहले कोसिकेंट देख लेते हैं। ये है कोसिकेंट का, ये 0 डिग्री है। देखिए यार, इसमें कहानी ये रहती है कि इसकी वैल्यू है ना कभी भी +1 से नीचे नहीं आएगी। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इन्हीं का मैं अब इस्तेमाल भी करने जा रहा हूं थोड़ी देर में, कि कोसिकेंट और सीकेंट दोनों की जो वैल्यू है कभी भी 1 और -1 के बीच में लाइन नहीं करेगी। 1 और -1 के बीच में कभी लाइन नहीं करेगी। 1 और 1 से ऊपर रहेगी, -1 और -1 से नीचे रहेगी, है ना। यानी इनकी जो वैल्यू है वो +1 से लेके प्लस इन्फिनाइट तक घूमेगी और -1 से लेके माइनस इन्फिनाइट तक घूमेगी। बस यहां पे आके चीजें समझानी है। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर कोसिकेंट क्या हो जाता है, अनडिफाइन या इन्फिनाइट हम जो कहते हैं वो शब्द है। अब मेरे बच्चे मैं इसकी पूरी की टेबल बनवा के आपको एक लिस्ट लेके लिखता हूं, इस लिस्ट के मारो गोली, बढ़िया से समझाता हूं, तरीके से समझना क्या। पहले फंक्शन लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, फिर डोमेन लिखते हैं और फिर लिखते हैं रेंज। ये हो गया फंक्शन। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई साइन इनवर्स एक्स की रेंज बताइए, तो आपको समझाया तो आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से +π/2 तक जाएगा। और डोमेन क्या होगा? सर डोमेन का इतना वैसे कोई खास रोल नहीं है ना, 1 से 1 रहना है, फिर भी हम समझ के चलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। अब साइन की ही कैटेगरी में एक आता है 10 और एक आता है कोसिकेंट। ये इसकी कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी जो रेंज है वो -π/2 से और π/2 के बीच में ही यूनिक रहती है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 10 इनवर्स x इसकी मुझे रेंज बताओ, तो इसकी रेंज ओपन ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं -π/2 से π/2। इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि एरा 10 का एरा, जैसे ये 10 वाला है। अब मेरे दोस्त मैं यहां कोई लाइन बना ले रहा हूं समझाने के लिए। अब इस लाइन को अगर मैं यहां -π/2 और π/2 के बीच में लेके आऊंगा ना, तो कोई एक यूनिक ही पॉइंट होगा जिसपे ये हो, एक ही जगह टकराएंगी, यानी दो जगह नहीं टकराएंगी। अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को बहुत बड़ा कर लेता हूं, कितना बड़ा कर लेता हूं, तो देखिए 3 जगह टकराई, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसकी लिमिटेशन को समझें कि कहां से कहां तक में वो 1 to 1 और 1 to बनी रहेगी, ताकि वो इन्वर्सिबल फंक्शन बना रहे। तो यहां ध्यान से देखोगे तो इस वाले ब्रैकेट में हमेशा ये यूनिक रहेगी। तो जब भी हम 10 का ग्राफ बना, मतलब 10 इनवर्स पे बात कर रहे होंगे, तो ध्यान रखना वो हम हमेशा ही π/2 और -π/2, और मैंने ओपन ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि -π/2 हम 10 में वैल्यू ले नहीं सकते ना π/2 ले सकते, क्योंकि दोनों पे अनडिफाइन या इनफाइनाइट हो जाता है। हाँ जी, तो अब हम आते हैं अपने वाली टेबल पे, ताकि आपका बेस थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ ओपन ब्रैकेट क्यों ली। ऐसे ही मेरे बच्चे कोसिकेंट पर आते हैं। तो कोसिकेंट में गड़बड़ होती है। कोसिकेंट का ग्राफ भी देख लेते हैं, ये रहा नजदीकी। तो कोसिकेंट में क्या रहता है कि 0 से पाई के बीच में रहता है, 0 से पाई के बीच में रहता है। लेकिन अगर मैं कोई लाइन बना लूं यहां पे, और इस लाइन को 0 से पाई के बीच में घूमूं, तो देखो हर जगह इस ग्राफ को 2 पॉइंटों पे काट रहा है, यहां पे भी मेरे दोस्त और यहां पे भी मेरे बच्चे, समझ रहे हैं मेरे पॉइंट। लेकिन अगर मैं -π/2 से π/2 के बीच में इसे रखूं, अरे भाई ना स्पीड दिया,
अगर मैं इन दोनों के बीच में रखूं, ए यहां से घुमाता हूं इसको, ए यहां पे, तो ये यूनिक इमेज देता रहेगा, ये मुझे यूनिक इमेज देता रहेगा। मतलब अगर मैं यहां से लेके और यहां के बीच में लाऊंगा तो ये मेरे को हमेशा एक यूनिक इमेज देगा और कहीं पे 1 to 1 या 1 to वाला फंक्शन रिजेक्ट नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बड़े ध्यान से मेरी बात समझना इसको। अच्छा, यहां -π/2 और π/2 पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -π/2 पे -1 वैल्यू दे देगा ये, और इस पे π/2। लेकिन 0 डिग्री पे ध्यान रखना, 0 डिग्री पे ये अनडिफाइन हो जाता है, 0 डिग्री पे ये अनडिफाइन हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखना कि ये -π/2, थोड़ा बड़ा कर लिया, -π/2 से π/2 रहता है, बशर्ते इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, करली ब्रैकेट लगा के, कि 0 शामिल नहीं करना, क्योंकि 0 पे आपको पता है ये अनडिफाइन हो जाएगा। 0 पे मेरे बच्चे क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। और इसमें जो डोमेन आएगा वो -∞ से +∞ आएगा, और यहां पे जो कोसिकेंट इनवर्स पे आएगा उसमें क्या रहता है कि वो 1 पे आके थमता है ना। तो -∞ से -1, ये -1 शामिल रहता है, यूनियन +1 से +∞, ये ओपन। इन चीजों को ध्यान रखना, इन दोनों का यूनियन होता है। तो ये एक ग्रुप ऐसा है जो शैतानों का ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेरे बच्चे रेंज सबकी सेम है, बस छोटा मोटा अंतर है। यानी -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से +π/2, और कोसिकेंट में क्या होगा? 0 नहीं होगा। वही बात मेरे बच्चे हम कोस इनवर्स पे करें, तो कोस इनवर्स x ले लेते हैं, कोट इनवर्स x ले लेते हैं, और बच गया सीकेंट इनवर्स x। ये ऐसे हैं जिनका ग्रुप एक जैसा है, जिनका मेरे बच्चे ग्रुप एक जैसा है। अगर कोस इनवर्स x की बात करें तो मैंने बताया था कि उसकी जो रेंज रहेगी वो 0 से लेके पाई के बीच में रहेगी, मतलब 0 और पाई दोनों रहेगा, है ना। वहीं कोट की अगर मेरे बच्चे बात करें तो कोट की भी यही रहेगी, लेकिन कोट में 0 और पाई ओपन ब्रैकेट में रखना, क्योंकि कोट 0 और कोट पाई दोनों ही मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। और ऐसे ही सीकेंट पे अगर हम बात करें तो 0 से पाई रह जाएगा, लेकिन माइनस कर देना π/2। क्यों? क्योंकि सीकेंट 90 डिग्री जो होता है ना वो अनडिफाइन होता है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि कोस 90 होता है 0, तो सेकेंड 90 हो जाएगा अनडिफाइन, तो उसको हटा देना। अब इनके डोमेन की अगर मेरे भाई बात करें तो -1 से 1, ये -∞ से ∞, और इस वाले में वही 1 वाला कि भैया ये -∞ से -1 रहेगा, ये ब्रैकेट क्लोज रहेगी और ये ओपन, ये यूनियन, और +1 से मेरे बच्चे +∞, ये ओपन रहेगी। ये मेरे बच्चों एक अलग ब्रैकेट हो जाएगी। किस सेंस में? कि यार इन सब की जो रेंज है वो 0 से पाई में है ना। देखो, सी कोस कोट सीकेंट साइन कोसिकेंट टेन, तो इनकी रेंज 0 से पाई में रहेगी और इनकी रेंज -π/2 से π/2 रहेगी। बस कोसिकेंट में ध्यान रखना 0 नहीं लेते, और सीकेंट में मेरे बच्चे π/2 नहीं लेते। इसी चीज को मेरे बच्चे यहाँ सिस्टमेटिक रूप से आपको लिख के दिखा दिया है, सारी चीजें समझा भी दी। देखिए यार, अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, इसको दोबारा से एक बार कंप्लीट रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमने 2 ग्रुप बना दिए, और आगे से आप इन 2 ग्रुपों को ही याद रखना, क्योंकि इन 2 ग्रुपों से ही बहुत कुछ चीजें क्लियर कट हो जाएंगी। एक चीज मुझे और भी समझाना, फिर से समझाता हूँ वापसी से इसी लाइन पे लाके। देखो यार, मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई साइन इनवर्स x, आप मुझे इसकी रेंज बता सकते हैं? तो आप कहेंगे इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको ये कहूं कि यार tan इनवर्स x की रेंज बता सकते हो? तो आप कहेंगे हाँ सर, -π/2 से π/2। अच्छा, मैं आपको ये कहूं कि यार कोसिकेंट इनवर्स x की रेंज बता सकते हो? -π/2 से π/2, नॉट 0।
जीरो नहीं लेना, बाकी सारी सेटिंग है ओके। अब मैं आपको यहाँ कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या भाई, ये होते हैं क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट होते हैं। ये रहता है जीरो, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π एंड सो ऑन, इसी तरह से घूमता रहता है। हाँ जी। अब मैं आपको कहानी ये कह रहा हूँ कि यार अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार साइन इनवर्स एक्स जो होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ होगा, तो आप कहेंगे जीरो से π/2 के बीच में, और नेगेटिव कहाँ होगा, जीरो से -π/2 के बीच में। यानी ये वाली जो रेंज होगी ना, जीरो से, देखो भाई, एक तो हो गया जीरो से -π/2 और दूसरा हो गया जीरो से π/2। तो सच मायने में अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे साइन के ग्राफ को, कहाँ है साइन, ये रहा, ये कोस का आ गया तो साइन इसके पीछे कहीं होगा, ये रहा। तो अगर साइन के ग्राफ पे आप यहाँ आए ना, तो अब आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये वाला जो है ना, ये पहला क्वाड्रेंट है मेरे भाई, यहां से लेके ये वाला हिस्सा पहला क्वाड्रेंट है, 0 से 90, और 0 से लेके -90 ये वाला चौथा क्वाड्रेंट है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये ऐसे ही फिर चौथा चला गया इस तरह से, और ऐसे ही नेगेटिव। तो बात को समझने का, घबराने का नहीं, तथ्यों पर आधारित चर्चा करने का। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई इसका जो ग्राफ है ना, वो पहले क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हो क्या सकता है आपसे सवाल में, ये पहला ग्रुप बना दें, फर्स्ट ग्रुप। इसमें आपको ये अगर कह दे कि भाई साइन इनवर्स -θ, साइन इनवर्स अगर -θ कह दे पहला ग्रुप, टेन इनवर्स -θ अगर कह दे, और कोसिकेंट इनवर्स -θ कह दे, तो ये रिजल्ट क्या लाता है, तो ये रिजल्ट माइनस साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा, -tan इनवर्स थीटा आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट इनवर्स थीटा आ जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। देखिए, मैं यहां वैल्यू ला रहा हूं नेगेटिव, अगर मैं यहां नेगेटिव वैल्यू ला रहा हूं तो मुझे ये समझना होगा कि नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो ये साइन हो, टेन हो या कोसिकेंट, ये तीनों के तीनों इनवर्स नेगेटिव होते हैं चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आती है, 0 डिग्री -π/2, इसके बीच में। तो अगर 0 में से π/2 घटाएंगे तो इस 0 को हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, -π/2 ही है। तो इसका मतलब यहां जो भी एंगल आएगा ना, वो हमेशा ही चौथे क्वाड्रेंट का नेगेटिव बनाएगा और ये माइनस ला देगा। लेकिन अगर वहीं सेकंड ग्रुप की मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं, तो यहां मैं बात करता हूं कोस इनवर्स एक्स की, -x की, कोट इनवर्स -x की, और सेकेंट इनवर्स -x। तो मेरे बच्चे अब वापसी से कहानी को पकड़ते हैं। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यार कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स या सेकेंट इनवर्स एक्स, सेकेंट ही लिखा ना मैंने इसमें, हाँ सेकेंट इनवर्स, भाई इनकी रेंज क्या होती है, तो आप ये कहेंगे चाहे ब्रैकेट बंद हो या क्लोज हो, इनकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, 0 से पाई होती है। कोस में क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी, कोट में ओपन ब्रैकेट हो जाएगी, सेकेंड में क्लोज हो जाएगी, 0 माइनस कर दिया जाएगा, मतलब सॉरी π/2 माइनस हो जाता है सेकेंड में। अब कहानी ये है मेरे बच्चे, 0 से पाई का मतलब ये हुआ कि कोस जो इनवर्स जो है ना, वो 0 से π/2 के बीच में तो होगा पॉजिटिव, और π/2 से लेके पाई के बीच में होगा नेगेटिव। ये जो कहलाएगा ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट का में आता है, क्योंकि ध्यान देना, ये 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और π/2 से पाई, ये मेरे बच्चे हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। तो अगर मैं
यहां पे माइनस एंगल लिख रहा हूं, कोस इनवर्स माइनस एक्स लिखने लग रहा हूं, मतलब यहां से मैं वापसी जाने लग रहा हूं, तो इसे हम लिखेंगे पाई माइनस जो भी एंगल जा रहा होगा, पाई माइनस थीटा जो भी है। तो सेकंड वाले ग्रुप को ध्यान रखना, कोस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसे हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, इसे हम लिखेंगे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। देखो यार, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी। इसके बाद ऑलमोस्ट आपका इनवर्स खत्म हो गया और अब बहुत छोटी छोटी और आसान आसान चीजें। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला ग्रुप है ये माइनस पाई बाई टू से और पाई बाई टू के बीच में हिचकोले खाएगा। जो सेकंड ग्रुप है इट इज जीरो एंड पाई के बीच में ये घूमे फिरेगा और मोज लेगा। बस इतनी बातें अगर अपने को पता है तो इन्हीं में सब कुछ घुमाना है। अब आते हैं जी दोस्त सवालों पर। देखिए, ये आप जानते हैं अगर साइन थीटा ए है और साइन इधर आएगा तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ए आ जाएगा। कोस थीटा बी है तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स बी आ जाएगा। यहाँ थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स डी आ जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आपको पता है। अब हम आते हैं पहले सवाल पे। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा है। सवाल में कह रहा है कि भाई साइन इनवर्स 2x माइनस 3, कहते हैं यार इसका डोमेन बताओ। तो मेरे बच्चे आप ये बात तो जानते हैं कि डोमेन जो होगा ना, डोमेन -1 से 1 के बीच में रहेगा और रेंज जो रहेगी इसकी इनवर्स फंक्शन है, उल्टा होना है ध्यान रखना। और रेंज जो रहेगी वो -π/2 से क्लोज ब्रैकेट से +π/2 रहने। लेकिन यहां हमसे चर्चा कर रहा है डोमेन की, तो हम आंसर लिख दें -1 से 1, है ना। -1 से 1 वैल्यू लिख दें। लेकिन कहानी क्या है कि उस एंगल को घुमा के इसने x की जगह 2x माइनस 3 रखा हुआ है और डोमेन हमें यही बताता है कि यार इसमें आप 2x माइनस 3 की जो वैल्यू आएगी ना, 2x माइनस 3 की जो वैल्यू आएगी वो -1 के बराबर या उससे बड़ी आएगी और +1 के बराबर या उससे छोटी आएगी। भाई आप इसे ऐसे समझो कि इसे मैं y मान लेता हूं, तो ये साइन इधर आ जाएगा, तो साइन y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमें देखना है कि साइन y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे 1 भी हो सकती है और -1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में हो सकती है। बात तो वही हुई ना, उसी चीज को समझाने का तरीका है। अगर मैं इसे y इक्वल टू मान लूं तो साइन इनवर्स इधर आएगा, तो साइन y इक्वल टू 2x माइनस 3। और हम जानते हैं साइन y की जो वैल्यू आएगी दिस इज -1 to 1 रहेगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1, और ये बराबर है 2x माइनस 3 के। मतलब हम ये कह सकते हैं 2x माइनस 3 की मिनिमम -1 और 2x माइनस 3 की मैक्सिमम +1 है। आओ दोस्त अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। और भाई अब हम क्या करें, दोनों साइड +3 कर देते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। तो इधर +3 करेंगे तो -1 + 3, 2x माइनस 3। इधर +3 करेंगे और इधर +3 करेंगे, 3 से 3 घटा, ये आया 2, ये 2x, ये आया 4। पूरे में 2 कॉमन ले देंगे तो ये 1 आया, ये x आया और ये आया 2। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होके और 2 तक रहेगी, यानी इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट। तो 1 और 2 मेरा आंसर। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सवाल। जैसे ये वाला सवाल है तो सेम ही सवाल है यार। सेम ही सवाल को और अच्छे समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x माइनस 1 है। कोस इधर लाएंगे तो कोस y इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हम ये बात जानते हैं कि यार कोस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 और 1 आनी है और ये इसके इक्वल होंगी। तो बस इस चीज को हम इतना ना गहराई में लिख के सीधा सीधा आंसर निकालें कि भाई 2x माइनस 1 -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा। क्या करें कि जीवन सरल हो जाए, तो आप कहेंगे जी +1 यहाँ पे भी जोड़ दो, +1 यहाँ पे भी जोड़ दो, +1 यहाँ पे जोड़ दो। ऐसा करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। सबको 2 से भाग दे दो तो ये 0 ही रह जाएगा, ये x रह जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में सेटिंग हो रही होगी, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर।
देखिए मेरे भाई, इस सवाल पर आते हैं। कह रहा है यार इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए मेरे दोस्त, ये बात तो तय है कि इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं कुछ छिपा भी लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये साइन इनवर्स एक्स कुछ है। अब एक्स की वैल्यू देर माइट भी साइन पाई बाई 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये है। और मैं ये बात जानता हूं कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है उसकी जो रेंज है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में रहनी है। यानी इसका जो भी आंसर होगा इट मस्ट बी -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही सेट होना है, इससे बाहर भीतर नहीं होगा। हाँ जी, इसी में कहीं ना कहीं इसका आंसर सेट होना है। तो हमें ये देखना है कि क्या होगा इसका आंसर। आओ दोस्त, देखिए यार, अगर मैं इसको साइन को साइन इनवर्स से उड़ा दूं तो आंसर आ गया π/3, और π/3 का मतलब बना 60 डिग्री, और 60 डिग्री का इनके बीच में एडजस्ट हो रहा है। हाँ जी, 90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो π/3 मेरा आंसर आ गया। अब आते हैं जी cos 2π/3। तो ये कोस इनवर्स, इसे मैं x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो कोस इनवर्स x। आपने कहा ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि इसकी जो रेंज होगी ना, रेंज होगी 0 से लेके पाई तक। मतलब जो भी कोस इनवर्स का आंसर आएगा वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बियॉन्ड ही रहेगा, मतलब बीच में रहेगा या इसके बराबर होगी। तो आपने कहा जी बात तो सही है आपकी। अब यहां मैं कोस से कोस काट लेता हूं, तो ये आंसर आया 2π/3। π/3 का मतलब 60, 60 दूनी 120, तो ये 120 आया, और 120 इनके बीच में सेट भी हो रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है 2π/3। ऑप्शन सी आंसर आ गया। आइए दोस्त, 10 से 10 काटेंगे। सबसे पहले काटेंगे क्यों भाई, हमें ये समझना होगा कि 10 इनवर्स x की रेंज क्या है। तो आप कहोगे जी -π/2 से π/2, यानी आंसर जो होगा वो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में रहेगा। अब मैं 10 से 10 काट दूंगा तो आंसर आया 3π/4, और π/4 का मतलब 45, 45 को 3 से गुना किया 135 डिग्री आया, और 135 तो इनके बीच में होगा ही नहीं। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब इस तरीके से आप इसे नहीं काट सकते, क्योंकि अगर इसे आप इस तरह से काट देंगे तो 135 आ जाएगा, और फिर वो 135 डिग्री तो उसकी रेंज में ही नहीं होता, यानी वो इन्वर्सिबल ही फंक्शन नहीं होता। तो क्या करो, तो कुल मिला के इसे सोल्व करो और -90 से 90 के बीच में लाके टेको। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम मामा के भेज देते हैं भाई, मतलब इसे छेड़ते नहीं और केवल इसको छेड़ते हैं 10 3π/4 को। तो इसे हम लिख लेते हैं 10 पाई -π/4। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? बताओ दोस्त, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो 10 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, -10 थीटा। जिन भाइयों को इतनी चीजों में भी प्रॉब्लम है वो इस बात को पहले समझें। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2π आता है, ऐसे बढ़ाते रहोगे यहाँ 3π आएगा, यहाँ 4π आएगा, यहाँ 5π आएगा, घुमाओगे ऐसे आगे यहाँ 6π आएगा, यहाँ 7π आएगा। तो मेरे बच्चे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमेशा ही ओड इंटू पाई होगा, और ये वाला जो पॉइंट है इट इज ऑलवेज भी इवन इंटू पाई होगा, इवन इंटू पाई होगा। अगर मैं कहूँ 28π कहाँ होगा तो यहीं होगा, मैं कहूँ 29π कहाँ होगा तो 29π यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ हमेशा ही पाई के आगे ओड नंबर लगता है। ठीक है जी, पहली चीज है। तो हमें यहाँ ये देखना था कि यार पाई आ गया, तो पाई तो एक ओड नंबर है, और पाई -4 यानी सेकंड, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो हमने लगा दिया -10π/4। अब मेरे बच्चे जो मामा के गया था उसको पकड़ के लाएंगे और कहेंगे भाई तो आजा, हम मामा मामी दोनों का ब्याह हो गया, अब हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, वरना तेरा नहीं होगा। तो देखो यार 10 3π/4 को हम लिख देंगे -10π/4। अब आपको दो ग्रुप बनवाए थे, इसीलिए बनवाए थे कि आप ध्यान रखें ग्रुपों का, कि भाई 10 में माइनस आएगा, साइन में माइनस आएगा, कोसेकेंड में माइनस आएगा। कोस, कोट और सेकेंड क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस होते हैं, इसलिए उसमें पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस होता है। और ये वाले फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 0 डिग्री -π होते हैं,
मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा होते हैं। तो होता क्या है कि 0 में से थीटा घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए माइनस आ जाते हैं। ये आपका इंतजार था, कहाँ गए हम? हाँ यहाँ था। तो भैया ये आ जाएगा -10 पाई/4। अब 10 से tan इनवर्स कट जाएगा तो आंसर आएगा -पाई/4। -पाई/4। ठीक है जी। आप कहें क्या हमें इतना डिटेल करना था? ना मर्जी तुम्हारी, करना करो ना मत करो, करना था। क्यों करना था समझाता हूँ। देखो यार, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इन्वर्स को एक बार तरीके से समझ लें, सो दैट लाइफ टाइम आपको ये प्रॉब्लम आई ना दोबारा। भाई हम इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि मेरा जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ये -135 बना और ये 135 प्लस का बना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात को समझ रहे हैं। अब कहानी दोस्त ये है कि ये और ये दोनों ही इसके बीच की रेंज में नहीं आते थे, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए। ये दोनों तो मेरे भाई ऑप्शन से कट गए। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब अगला पॉइंट जो सोचने का था वो ये कि भाई मेरा टेन साइन टेन और कोसिकेंट ये या तो फर्स्ट में होते हैं या फिर होते हैं फोर्थ में। नेगेटिव होंगे तो फोर्थ में आएंगे और पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट में होंगे। ये जो एंगल है ये फर्स्ट में तो है नहीं, तो इसका मतलब ये फोर्थ में रहे होंगे और फोर्थ में रहे होंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी ऑप्शन डी। आइए दोस्त देखो यार फिर वही कहानी, ये बहुत बड़ा कोण आ गया तो पहले इसे सेट करो, इसे थोड़ी देर के लिए मामा के रखो। पहले हम साइन -600 को देखते हैं। आप और हम मिलकर ये बात जानते हैं कि साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता, बाहर फेंक देता है। दिस वुड बी कम -sin600। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि 180 के साथ लेना है, तो 180 गुना 3 18 3 54 जमा 60। डू यू हैव प्रॉब्लम इन इट? आप कहेंगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। 540 जमा 60 600 हुआ। अब मुझे ये देखना है कि साइन 180 का ओड मल्टीपल यहाँ आता है और प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -sin60 और माइनस पहले से बार था तो माइनस माइनस +sin60 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा +sin60 डिग्री। आपने कहा जी बात सेट है, मामला अपने को ओके। तो बेटे जो मामा के गया था उसको वापसी लाओ। बोले तेरे मामा मामी दोनों का ब्याह हो गया, तू आ जा। अब ये है sin60 डिग्री, 60 को हम लिखते हैं पाई/3। साइन से साइन इनवर्स कटा तो आंसर आ गया पाई/3। आइए दोस्त सेम ही सवाल है, इस वाले को मत छेड़िए, इसको सबसे पहले मामा के भेजिए, इसकी मामी को देखेंगे बाद में। आओ यहाँ बचा कोस -680 डिग्री। कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है तो ये 680 आया। 18 चौक 72 बना भाई, 180 गुना 4 और माइनस जाएगा 18 चौक 72, 72 से कितना कम है? 40 है। 720 से कितना कम है? 680 है ना, तो 40 हुआ भाई। ये तो फिर बिल्कुल ठीक है। और हमें ये बात पता है कि इवन मल्टीपल यहाँ आता है 180 का इवन मल्टीपल, और माइनस करेंगे तो चौथा, चौथे में कोस पॉजिटिव होता है, कोस 40 डिग्री। अच्छा 40 को आप लिख सकते हैं 360/9, तो इसको मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 2π/9, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2π/9 इज बेसिकली 40 डिग्री। तो जो मामा के गया उसे वापसी लाओ। क्यों लाओ? तुम समझदार हो, क्योंकि इसकी मामी का ब्याह हो रहा है। तो यह कोस 2π/9, इससे काटा तो 2π/9 मेरा राइट। देखिए दोस्त ये है आरआरबी एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन। साइन इनवर्स √3/2 कहता प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा? तो आप कहेंगे जी sin60 डिग्री पाई/3। तो पाई/3 मेरा राइट आंसर। देखिए यार इसको करेंगे तो कोस इनवर्स 1/√2 क्या होता है? तो आप कहेंगे जी कोस 45 डिग्री यानी पाई/4। तो काटोगे तो पाई/4 आंसर। टेन इनवर्स 1 है भाई,
तो इसे हम लिखेंगे टेन इनवर्स और 1 को लिखेंगे 10 π/4 यानी 10 45। ये मेरे भाई एनटीपीसी 2019 का सवाल है। कहता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। देखिए यार सीकेंट इनवर्स 2 है। अब कोस में दो वैल्यू कहाँ, मतलब 1/2 कहाँ होती है, तो आप कहेंगे जी कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो सीकेंट 60 की वैल्यू 2। सीकेंट 60 का मतलब π/3, तो आंसर आ गया π/3। ऐसे इसको चलेंगे तो कोसिकेंट इनवर्स 2π/√3। 2/√3 किसका होगा, साइन 60√3/2, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। 60 का मतलब π/3, तो ये दिस इज π/3। रेंज का ध्यान रखना, दो ग्रुप बनाए थे, एक था साइन, टेन, कोसिकेंट, ये -π/2 से π/2 में लाई करते हैं। दूसरा था कोस, कोट और सिकेंट, ये 0 से पाई में लाई करते हैं। देखो यार 1/√3 किस में होता है, तो कोट इनवर्स, तो आप कहोगे जी कोट 60 डिग्री यानी कोट π/3। कोट से कोट गया तो आंसर आया π/3। ये आंसर है π/3, 2 से काटेंगे तो π/3 आ गया। अब देखिए जो मैं बता के आया हूं वही चीजें। पहला ग्रुप बताया था साइन के अंदर अगर माइनस है, टेन के अंदर माइनस है और कोसिकेंट के अंदर माइनस है, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे और माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स लिखेंगे। लेकिन अगर मेरे बच्चे कोस इनवर्स माइनस एक्स है, कोट इनवर्स माइनस एक्स है एंड सेकेंट इनवर्स माइनस एक्स है, तो ध्यान ये रखना कि ये चीज जो आएगी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स आएगा, पाई माइनस कोट सीकेंट इनवर्स एक्स आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो रेंज रहती है वो 0 से लेके पाई तक रहती है, तो पहले में ये सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव होते हैं, तो जो भी एंगल होगा पाई माइनस समथिंग होगा, पाई माइनस समथिंग करेंगे तो सेकंड में पहुंचेंगे। ठीक है, तो आइए, तो भाई साइन में नेगेटिव है तो बाहर माइनस ही आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख लेंगे हम, साइन 30 डिग्री यानी π/6। साइन से साइन कटा तो आंसर आ गया -π/6। देखो यार कोस में क्या कहानी है कि कोस को हम लिखना पड़ेगा, माइनस हटाएंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। अब कोस इनवर्स 1/√2 क्या होता है, कोस π/4, कोस 45 की वैल्यू, तो इससे काटा तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस π/4 और दिस वुड बी π/4, तो ये आएगा 3π/4। और ध्यान ये रखना कि कोस इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई यानी 180, तो उसके बीच में लाई करना चाहिए और उसके बीच में लाई कर रहा है। 10 में देखो यार, 10 में कोई दिक्कत नहीं, -10 इनवर्स √3 हो जाएगा, तो 10 इनवर्स √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1060 डिग्री π/3 -π/3, ऑप्शन डी। देखिए यार ये भी एनटीपीसी 2019 का सवाल है मेरे बच्चे, इसके साथ सेटिंग क्या कर सकते हैं हम, सीकेंट इनवर्स, भैया सीकेंट है तो पाई माइनस लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कोस, कोट और सीकेंट ये दूसरे ग्रुप में है, तो पाई माइनस सीकेंट 2/√3 होगा, तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2/√3 को क्या लिख देंगे, कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2, तो नहीं, कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2, तो सीकेंट √3 का 2/√3, सीकेंट 30 डिग्री, 30 का मतलब π/6, तो सीकेंट से सीकेंट कटा, पाई माइनस π/6,
घटाएंगे तो 5π/6, ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, कोस, कोट और सीकेंट ये तीनों एक ही ढक्कन है, एक ही जगह के शिकार हैं, तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3, तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3 को सोल्व करते हैं। कोट इनवर्स √3 क्या होगा भाई? तो कोट इनवर्स √3 वैल्यू किसकी होती है जी कोट में? तो tan 60 की होती है √3, नहीं कोट 30 का मान हुआ है, कोट 30 डिग्री। तो देखो पाई और कोट 30 को हम लिखेंगे π/6, 30 डिग्री को, तो ये आएगा 5π/6। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं कुछ बड़े बड़े रिजल्टों पे, ऐसे रिजल्ट जिन पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। देखिए यार ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स को हम ये लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को मेरे प्यारे बच्चों हम ये लिख सकते हैं। आप कहें ऐसे कैसे लिख दोगे? देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि यार y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, आपने कहा ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? साइन y। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोस y की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर y। मैंने कहा यार बात तो सही है तेरी, तो कोस y इक्वल टू 1 माइनस, और साइन y की वैल्यू x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? कोस इधर जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। कुल मिला के मोटा मोटी कहानी को समझने की कोशिश करिए, सेटिंग कहां बैठ रही है कि भैया मैंने इन दोनों को ही y के इक्वल मान लिया, तो y अगर साइन इनवर्स x है तो y इक्वल टू ये रहेगा, है ना? तो इसी चीज से फॉर्मूला बनाया। लेकिन भाई पेपर में ऐसे सवाल आते हैं और आ सकते हैं, इसीलिए इन रिजल्ट्स को एक बार गो थ्रू हो लीजिए। अगर साइन इनवर्स x है तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोस इनवर्स x है तो साइन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका इंतजार। देखिए भाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो होगा वो साइन इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। और अगर यहां पे माइनस का फार्मूला लगा होगा, यानी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होगा, तो यहां पे मेरे दोस्त यही फार्मूला माइनस में लग जाएगा, यानी सारी चीजें सेम होगी, बस यहां माइनस लग जाएगा। यहां प्लस था तो यहां प्लस था, यहां माइनस था तो यहां माइनस। बस इतनी सी बात है, बिना किसी बात के। क्लियर है भाई? अब देखो यार, इन्हें अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ कैसे करते हैं वो समझ लो, थोड़ा सा हिंट देके बताता हूं। जैसे साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, है ना? मैं केवल इस टुकड़े को ही तोड़ के समझा रहा हूं। मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए, इसको अल्फा मान लेता हूं, इसको बीटा मान लेता हूं। तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स x है, आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और यहीं से निकालोगे तो कोस अल्फा क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां अगर बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y है, तो साइन इधर लाओगे तो साइन बीटा इक्वल टू y होगा, तो कोस बीटा जो होगा दैट इज रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कछू ना करना भैया, आप सभी को साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोल देना। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फार्मूला खोल दो, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दो। लास्ट में ये साइन जो है ना, यहां से उठा के इधर इनवर्स में लग जाएगा, और ध्यान से देखोगे तो अल्फा इसे माना था और बीटा इसे माना था, तो अल्फा प्लस बीटा यहां वैल्यू रखोगे तो सेम वही फार्मूला बन जाएगा। यानी जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री ठीक से पढ़ा होगा उनके लिए बिल्कुल भी हर्डल नहीं है, उनको बेसिक तौर पे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये फार्मूला इतना ही है ना भाई, ऐसे भतेरे बहुत सारे हैं और इन पे ढक्कनों ने सवाल दे दिए हैं, ठीक है? मैं बस निशान लगा के आगे बढ़ जा रहा हूं कि आप याद रख लेंगे।
ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मेरे भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, माइनस का है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और टू टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मेरे भाई ये टेन इनवर्स एक्स है और ये टेन इनवर्स वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या फार्मूला होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो आप कहोगे जी इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो वन बाई ऊपर ही लिख देता हूं टू बाई नाइन, वन माइनस वन बाई फोर इंटू टू बाई नाइन। क्लियर है मेरे दोस्त। अब देखो यार टेन इनवर्स कैलकुलेशन आपको बैठानी पड़ेगी, कोई उपचार नहीं है। देखो यार 9 चौक 36 हुआ और ऊपर आया 9 और 8 17/36, तो ऊपर आया 17/36। नीचे की बात करें तो 9 चौक 36, 36 में से दो गया मेरे भाई 36 में दो गया, कितना बचा भाई 34, तो 34/36, 36 से 36 17 दूनी 34, 1/2 आया। अब मेरे बच्चे हमें इस फॉर्मेट में आंसर दे ही नहीं रखा है, तो क्या करें, हमें साइन में आंसर दे रखा है तो निकालना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं इसे अल्फा मान लेता हूं। आपने कहा ठीक है, तो ये टेन इधर आएगा तो आप कहेंगे जी टेन अल्फा जो होगा ना इट मस्ट बी 1/2, टेन वाई ये परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, सो दिस वुड बी हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं साइन अल्फा आपसे पूछूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस हुआ √5, तो 1/√5। साइन इनवर्स, साइन को उधर लेके जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/√5, और ये हमारा आंसर होगा। भाई इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, इसे अल्फा माना था तो अल्फा की वैल्यू आ गई। देखिए मेरे भाई ये फार्मूला लगाना है यहाँ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। तो देखो यार कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जो फार्मूला है वो है कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 4/5 गुना 12/13 माइनस रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्र इंटू रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्र, माइनस रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्र, यानी 4 का और 16/25 गुना रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्र, 12 का वर्ग 144/13 का वर्ग 169। ये ट्रिपलेट वाला ही फंडा लगना सीधा सीधा हो जाएगा। देखो यार ध्यान से, ये तो आया मेरे बच्चे कोस इनवर्स 48/65। यहां अगर ध्यान से देखोगे तो ये 9/25 वर्गमूल काट के करोगे तो 3/5, और ये 5/13 आ जाएगा। तो देखो यार यहाँ 13 5 65 बना, यहाँ 65 बना, यहाँ 5 3 15 बना, तो 48 में से 15 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो 48 में से 15 घटाओगे तो आएगा 33/65, 33/65, तो आंसर आ जाएगा कोस इनवर्स 33/65। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि सर क्या हमें ये फार्मूला याद करने की जरूरत है। तो देखो यार दोनों तीनों तरीके से समझाता हूँ बिना फार्मूले के भी, ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत है। मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा मान लेता हूँ, तो आप ये बात समझेंगे कि सर कोस इनवर्स 4/5 को अगर मैं अल्फा मानूंगा तो कोस अल्फा बराबर 4/5 आ गया, तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, तो ट्रिपलेट लगना है 3 4 5, तो 3/5 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं बीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13 मानता हूं तो कोस बीटा की जो वैल्यू आएगी 12/13 है, तो साइन बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 5 12 13, तो 5/13। अब आंख बंद करके मैं क्या करूंगा, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दूं। तो मेरे बच्चे कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है उनको भी इंतजाम बैठाते हैं। ठीक है जी, अब देखना कोस अल्फा की वैल्यू है 4/5,
कोस बीटा की वैल्यू है भाई 12/13, साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। ये 13×5 = 65, ये 13×5 = 48 में से 15 घटाएंगे तो 33 बचेगा। तो ये बचेगा कोस अल्फा प्लस बीटा, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 33/65। तो ये कोस उधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कोस इनवर्स 33/65। और सच बात यह है कि अल्फा जो हमने माना था वो था हमारा कोस इनवर्स 4/5, और बीटा जो हमने माना था वो माना था कोस इनवर्स 12/13, और यही वैल्यू कुल मिला के सोल्व होकर आ गई कोस इनवर्स 33/65। यही आपसे कुल मिला के मेरे बच्चों पूछा हुआ था। तो देखिए, अगर आप फार्मूला याद रख पाए बहुत अच्छी चीज है, नहीं याद रख पाए तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फंक्शन में इनवर्स से, और फिर उस फार्मूले को लगा के सोल्व करना पड़ेगा। तो कोई बुराई नहीं है, मुश्किल से कभी कभार एक सवाल टकराता है, ऐसा तो टकराता है तो हमें आना चाहिए या हम कर लें उस सवाल को। जैसे ये सवाल था जिसके चक्कर में सारी भसड़े हुई हैं, ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का सवाल है। क्या करें भाई सवाल के लिए? देखिए, आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप फिर इसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करिए और फिर सोल्व करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसे अल्फा मान लूं और इसे बीटा मान लूं, तो आप ये बात समझेंगे कि भैया कोस अल्फा जो है ये 7/25 आ गया, तो साइन अल्फा यहां से निकाल लेंगे तो ये आएगा 24/25। आप कहें कैसे? क्योंकि भैया ट्रिपलेट होता है ना, 7, 24, 25। बीटा को ये मान लेता हूं तो कोस बीटा जो आएगा ना ये आ जाएगा 15/17। तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, तो साइन बीटा जो निकल के आएगा वो आएगा 8/17। क्लियर है मेरे बच्चे? यहां से हम साइन और कोस दोनों निकाल गए एंगल में। अब मुझे चाहिए बीटा में, तो मैं क्या करता हूं भाई, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला खोल देता हूं। तो ये फार्मूला होगा कोस अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है जी, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखो दोस्त, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 7/25। कोस बीटा की वैल्यू कितनी है? 15/17। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है जी? 24/25। साइन बीटा की वैल्यू कितनी है जी? 8/17। अब मेरे भाई कोई उपाय नहीं है, एलसीएम तो सभी का सेम आना है, 25 × 17। तो बटे तो 25 × 17 ही आएगा, तो 25 250 या 25 आते 175 हासिल 17, और 25 से कम 25, 25 और 17 42, 425 आया। अब कहानी ऊपर वाले की जोड़ की। देखो 15 7 105 तो एक आ गया, और 24 8 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192, 5 2 7 9 1 और 1 2, 297। यह आ गया 297। क्लियर है मेरे दोस्त? ये है कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कोस अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं ये कोस इनवर्स इधर ले आऊंगा तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोस इनवर्स 297/425। बच्चों ने यहां तक मेहनत की, लेकिन उसका जब झटके देखे तो परेशान हो गए कि सर ये तो साला पेपर में ही नहीं है, मतलब ऑप्शन में ही नहीं है, कोस 297/425। ध्यान रखना क्या कि आपने अल्फा ये वाला मांगना था और बीटा ये वाला, तो अल्फा माइनस बीटा पूछा था और अल्फा माइनस बीटा आपने निकाल दिया। अब आपको यहां समझना था कि यहां कोस की जगह साइन में आंसर आ रहा होगा, है ना? कोस की जगह किस में आंसर आ रहा होगा? साइन में आंसर आ रहा होगा, ट्रिपलेट लग के कुछ ना कुछ। अब हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर हम इसको उल्टा भी अगर कर ही रहे थे, जैसा था ये कि ये अगर मैं कोस को यहीं ले आया था समझाने के लिए, तो कोस अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू थी 297/425 है। और जो समझदार बच्चा होगा वो ये जानेगा कि ये हाइपोटेनियस है और ये रहा होगा बेस।
तो यहां 10 दे रखा और 10 में हाइपोटेन्यूस आता नहीं है, तो 425 यहां पे भी 425 यहां पे, यानी बी और डी तो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। या तो आंसर ए सही है या सी सही है। सी सही हो नहीं सकता क्योंकि कोस इनवर्स में 304 बटे 425 नहीं आएगा, 297 बटे 425 आएगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। तो इसका मतलब आंसर ए। दूसरा, जो मेरे भाई इसको वैसे करना चाहते हैं तो यहां वो ट्रिपलेट का फार्मूला लगाएं और परपेंडिकुलर निकाल लें। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 304 ही निकल के आएगा और हाइपोटेन्यूस 425 है। तो साइन में आपका आंसर आ गया, लेकिन पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वो सवाल था जो CHSL 2024 में पूछा गया। देखिए मेरे भाई, इस वाले में क्या करो, इस 10 को थोड़ी देर के लिए मामा के छोड़ दो, इस पे आ जाओ यार। हम कोस इनवर्स 4/5 को थोड़ी देर के लिए अगर अल्फा मान लें तो कोस इधर घूम के आएगा, तो कोस अल्फा की जो वैल्यू आएगी ये 4/5 आई। और यहां से हम समझ गए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर जो निकल के आएगा वो 3 4 5 ट्रिपलेट होगा। तो टेन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4, और अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 10 इनवर्स 3/4। तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4। आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अब आइए आगे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस में है 10 इनवर्स 2/3। अब पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो ये फार्मूला हो जाएगा मेरे बच्चे 10 इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब ऊपर वाले की सेटिंग करोगे तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 8 17/15, 4 × 3। नीचे वाले को करोगे 3 से 3 1/2, 2 में से 1/2 आया, 2 से 2 कर दो तो यह आया 17/6। तो ये वैल्यू आ गई मेरे भाई 17/6। अब जो मामा के गया था इसको वापसी लाते हैं 10, और इस पूरी सेटिंग को सोल्व करके आंसर जो आया वो आया 10 इनवर्स 17/6। 10 से 10 कटा, आंसर आ गया 17/6। तो इस टाइप के सवाल भी NTPC में पूछे हुए, जैसे इस वाले सवाल को करिए। देखिए मेरे भाई, ये RRB NTPC 2019 का सवाल है। मैं क्या कर रहा हूं, कोस इनवर्स सीकेंट इनवर्स एक्स को अल्फा मान ले रहा हूं और कोसिकेंट इनवर्स एक्स को बीटा मान ले रहा हूं। इसे हमें सोल्व करना है। ध्यान ये देना कि मैंने सीकेंट इनवर्स एक्स को अल्फा माना है, तो यहां से सीकेंट अल्फा की जो वैल्यू आई वो एक्स आ गई, और कोसिकेंट इनवर्स एक्स को मैंने बीटा माना है। तो यहां से मेरे बच्चे कोसिकेंट इनवर्स एक्स इधर आए, कोसिकेंट इधर आएगा, तो ये बीटा इक्वल टू एक्स। अब मजे की बात ये रही कि यार एक्स इसके भी इक्वल है और एक्स इसके भी इक्वल है, तो यहां से एक रिजल्ट ये बना कि भैया सीकेंट अल्फा और कोसिकेंट बीटा बराबर है। अब ये बात आप लोग समझदार होंगे, कब बराबर होते हैं? ये तभी बराबर होते हैं जब अल्फा प्लस बीटा का जोड़ 90 डिग्री हो। और अगर अल्फा प्लस बीटा का जोड़ 90 डिग्री आ गया तो ये था, सॉरी इनवर्स नहीं था, कोस था, यहाँ हटाओ। तो ये आया कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे भाई 0। तो ऑप्शन डी, ये NTPC 2019 का सवाल है। आइए दोस्त देखो यार, कोस इनवर्स 1/√2 कोस में कहाँ होती है, तो कोस 45 डिग्री की, π/4 की। तो काटेंगे तो ये आ गया π/4। शायद आप ये बात जानते होंगे कि ग्रुप बना हुआ है कोस का, कोट का और सीकेंट का, ये सब शैतान लोगों का ग्रुप बना हुआ है। तो इनकी जो वैल्यू रहती है वो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स √2 रहती है। आपने कहा हाँ, ये आपने बताया था। और √2 को हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट में, सीकेंट 45, सीकेंट π/4। तो इससे ये कट गया, तो ये पाई
और माइनस होने की वजह से -π/4, इससे कट गया तो आंसर आ गया भाई पाई, ऑप्शन डी। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों टोटल कुल मिला के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी मैंने कोशिश की एक बेसिक समझ आपको दी जा सके और आप किसी भी तरीके के सवाल पेपर में आए तो आप उन्हें आसानी से कर पाए। मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2000 एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2019 में आए हुए सवाल कराए, सीएचएसएल में आए सवाल कराए और अपनी तरफ से भी बहुत सारे सवाल कराए। आप इन्हीं चीजों को 2-3 बार पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आप समझेंगे और उसके बाद समझ और विकसित हो पाएगी। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।